नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 17 सोना का अध्ययन करेंगे। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम करती थी और उन्होंने अपने छात्रावास में कई पशु पक्षी पाल रखे थे और वह उनका पूरा ध्यान भी रखती थी। उन्हीं में से एक थी सोना, जो एक हिरनी है। आज हम इसी विषय पर यह पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सोना की आज स्मृति होने का कारण है, महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि आज अचानक सोना की याद आने का कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुष्मिता के द्वारा लिखा गया पत्र। कि उनके जो परिचित हैं स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु, उनकी पौत्री ने सुष्मिता ने लेखिका को एक पत्र लिखा है कि गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे स्नेह करने लगे, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल यानी घने जंगल से संबंध यानी कि जुड़ा हुआ रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान की आवश्यकता है। विस्तृत का अर्थ है यहाँ पर लंबा चौड़ा, कि उसे लंबे चौड़े स्थान की आवश्यकता है क्योंकि वह अब बड़ी हो रही है। तो कृपा करके आप इसे स्वीकार कीजिए, मैं सचमुच आपकी बहुत बड़ी आभारी रहूँगी। तो पत्र में सुष्मिता ने लेखिका को यह लिखा और आगे लिखा कि क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे, और मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकती है। तब लेखिका ने मन ही मन सोचा कि कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। कि जो मैंने ये निश्चय कर लिया था कि अब मैं हिरन नहीं पालूंगी, तो अब मुझे उस नियम को भंग करना होगा, तभी मैं इस जीव की रक्षा कर पाऊंगी। तो उन्होंने ऐसा निश्चय क्यों किया, इसी का वर्णन वो आगे करती हैं कि सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी। कि उनके पास भी एक हिरन था जिसका नाम सोना था, वह भी अचानक ही उनके पास आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी, यानी कि अपना बचपन भी वह पार नहीं कर सकी थी। और उसके रूप सौंदर्य का वर्णन दिया गया है कि सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी, यानी कि अत्यंत सुंदर थी सोना। जब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त, कि जैसे कोई वो रूपवान रूपवती होगी उसके अनुसार उसके सोना, सुवर्णा, सुवर्ण लेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। सुवर्णा का अर्थ है यहाँ पर अच्छे वर्ण वाली। उसका मुख इतना छोटा सा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था, उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया, और आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती। भक्तिन जो हिरनी का यानी कि सोना का ख्याल रखती थी और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। और रात के समय जो सोना है वह लेखिका के पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख गई थी, और वहाँ पर पहले तो वह गंदा भी कर देती थी, लेकिन धीरे धीरे कई दिनों के अभ्यास से उसे आदत पड़ गई, और वह रात होते ही, अंधेरा होते ही उसके लेखिका के कमरे के पलंग के पास आ बैठती और सवेरा होने पर ही वह बाहर निकलती।
और फिर दिन भर का उसका क्रियाकलाप क्या रहता था? सोना जो है विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थियों के निकट पहले वह कौतूहल का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। कि पहले तो विद्यालय और छात्रावास में जब वह विद्यार्थियों के लिए थोड़ा बहुत कठिनाई का विषय बन गई, कि पहले उन्हें कोई समस्या होती थी उसके आने से, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह उनकी प्रिय साथिन बन गई और उसके बिना फिर उनका मन भी नहीं लगता था। छात्राओं का, विद्यार्थियों का उसके बिना मन नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे हुए चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती, यानी कि इधर उधर घूमती रहती कमरे के, कभी अंदर जाती तो कभी बाहर आती। और वो जो विद्यार्थी थे वो भी उससे अत्यंत प्रेम करते थे। कभी तो वह उसके श्रृंगार करते थे, जैसे कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती। और सोना का जो प्रिय खाद्य पदार्थ था वह बिस्कुट था। उसे बिस्कुट जो है बहुत ही पसंद थे। और जब लेखिका के भोजन का समय होता था तो वह उससे सटकर खड़ी रहती थी, लेखिका से सटकर खड़ी रहती थी। और जब तक उनका भोजन समाप्त नहीं होता था तो वो भी वहाँ से हिलती नहीं थी। और उसे कच्ची सब्जी भी पसंद थी। और घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना प्रारंभ करती। और उसे छोटे बच्चे जो है अधिक प्रिय थे, क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था, समय अधिक मिल जाता था उसे। और वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर, लाइन में खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। यह सर्कस जैसा खेल कभी कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती। और मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। लेखिका के प्रति स्नेह प्रदर्शन के, यानी कि स्नेह व्यक्त करने के उसके कई प्रकार थे। जैसे बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। और प्राय देखने वालों को तो भय होता था, कि उन्हें डर लगता था कि कहीं उसके पैरों से लेखिका के सिर पर चोट ना लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी और लेखिका के सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई भी संभावना ही नहीं रहती थी। और भीतर आने पर वह लेखिका के पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती और उनके बैठे रहने पर वह उनकी साड़ी का छोर अपने मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। और डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों में ऐसी अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। अनिर्वचनीय का अर्थ है जो कहा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के, यानी लेखिका के सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरे किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था। कि सोना अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए, स्नेह को व्यक्त करने के लिए लेखिका के सिर के ऊपर से कूदती रहती थी। सोना के अतिरिक्त लेखिका के पास एक बिल्ली थी जिसका नाम गोधुली, और कुत्ते थे हेमंत, वसंत और एक कुत्ती थी फ्लोरा। सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए कि जब सोना का आगमन हुआ, सोना आई, तब वे सब, जो बिल्ली
यानी कि गोधुली और कुत्ते हेमंत वसंत और कुत्ती फ्लोरा उस सोना को देखकर रुष्ट हुए, नाराज हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया, मतलब अपना मित्र बना लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। इस प्रकार उनका समय व्यतीत होता और वे सब मिलकर खेलते। और वर्ष भर का समय बीत जाने पर हिरण शावक से सोना हिरनी में परिवर्तित होने लगी कि जब 1 वर्ष बीत गया तो हिरण का बच्चा, हिरण शावक का अर्थ है हिरण का बच्चा, सोना हिरनी में परिवर्तित होने लगी, यानी कि बड़ी होने लगी। उसके शरीर के रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे। ताम्रवर्णी का अर्थ है तांबे के रंग के। टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। टांगे और अधिक सुडौल हो गई उसकी। और ग्रीवा यानी कि गर्दन उसकी अधिक बंकिम और लचीली हो गई। बंकिम का अर्थ है टेढ़ापन और या तिरछा, और लचीली हो गई। और पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और सनिग्धता दिखाई देने लगी, कि और अधिक प्रिय दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आँखों और दृष्टि में मिलती थी, कि सबसे सुंदर तो उसकी आँखें थी। आँखों के चारों ओर खिंची कंजल कोर में नीले गोलक, जो उसके नीले गोलक थे, और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरन हो, यानी कंपन हो, विद्युत का कंपन हो रहा हो। ऐसा लगती थी उसकी आंखें कि जैसे बल्ब के समान उजली विद्युत का, उसमें बिजली का उसमें कंपन हो रहा हो। आगे लेखिका लिखती हैं कि इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया। जो उनकी कुतिया थी, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही कि जो फ्लोरा है, फिर उसने खेलना बंद कर दिया और नवीन सृष्टि यानी अपने नए संसार के देखभाल करने में, यानी अपने बच्चों की देखभाल करने में व्यस्त हो गई। और 1-2 दिन तो सोना जो है फ्लोरा को ढूंढती रही। फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। फिर जब सोना ने इतने छोटे छोटे जीवों से फ्लोरा को घिरा देखा, तो उसकी जो स्वाभाविक चकित दृष्टि थी उसमें गंभीर हैरानी से भर गई, कि वह हैरान हो गई। और एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंख बंद रहने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया, अर्थात सोना उन पिल्लों के साथ भी समय व्यतीत करने लगी। और आश्चर्य की बात तो यह थी कि फ्लोरा हेमंत वसंत या गोधुली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, कि जो हेमंत वसंत थे और गोधुली थी उनको तो फ्लोरा अपने बच्चों के पास आने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। और सोना के भरोसे छोड़कर अपने बच्चों को बिल्कुल निश्चिंत होकर, आश्वस्त का अर्थ है निश्चिंत होकर, वह घूमने चली जाती थी, क्योंकि उसे यह अनुभव हो गया था कि सोना के पास वे सुरक्षित हैं। संभवतः जो फ्लोरा है वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से, अहिंसक का अर्थ है जो हिंसा ना करे, उस प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर, उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि की उपलब्धि में आनंदोत्सव मनाने के लिए, यानी आनंद का उत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक वह
उसके सिर पर, लेखिका के सिर पर आर पार चौकड़ी भरती रही। पर कुछ दिनों के उपरांत जब यह आनंद का उत्सव पुराना पड़ गया, तब उसकी शब्दहीन संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियां फिर लौट आई। और उसी वर्ष गर्मियों में लेखिका ने बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बनाया। प्राय लेखिका अपने पालतू जीवों के कारण बाहर कम ही जाती थी, क्योंकि उनकी देखभाल के लिए सेवक रहने पर भी वह उन्हें छोड़कर निश्चिंत नहीं हो पाती थी। भक्तिन और अनुरूप जो है नौकर है, आदि तो साथ जाने वाले ही थे, परंतु जीवों में से मैंने यानी लेखिका ने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह लेखिका के बिना रह नहीं सकती थी। छात्रावास बंद था क्योंकि गर्मियाँ थी, गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई थी, जिस वजह से छात्रावास भी बंद था। अतः सोना के नित्य नैमित्तिक कार्यकलाप भी बंद हो गए थे कि सोना जो नियम से किए जाने, नैमित्तिक का अर्थ है नियम से किए जाने वाले, जो वो रोज कार्य करती थी कि छात्रावास के चक्कर काटना, अंदर बाहर करना, वे सब बंद हो गए थे। और लेखिका की अनुपस्थिति का भी अभाव था, अतः उसके आनंद उल्लास के लिए भी अवकाश कम था, कि आनंद की खुशी मनाने के भी उसके अवकाश कम था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया, कि लेखिका जो है पैदल आने जाने के चक्कर में कि निश्चय किया था उन्होंने कि मैं पैदल आऊँगी और पैदल ही जाऊँगी बद्रीनाथ की यात्रा में, तो पूरा ही ग्रीष्म काल की जो छुट्टियाँ थी वह पूरी लग गई। 2 जुलाई को लौटकर जब लेखिका बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। वह बहुत ही, जो बिछड़े हुए पालतू जीव थे, जितने भी उनके पालतू जीव थे, उनमें एक तरह के कोलाहल, वह एकदम से हैरान हो गए देखकर, और खुशी का उनके ठिकाना नहीं रहा। गोधुली कूद कर कंधे पर आ बैठी, जो बिल्ली थी उनकी। हेमंत वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, और जो कुत्ते थे हेमंत वसंत, वे भी अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए लेखिका के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। फिर लेखिका की दृष्टि सोना को खोजने लगी, कि सब दिखाई दे रहे हैं लेकिन सोना नहीं दिखाई दे रही, और वह सोचने लगी कि वह अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर छलांग क्यों नहीं लगाती। फिर सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा, और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुग्ध समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला, कि माली की भावुकता देखकर लेखिका स्वयं समझ गई कि जरूर कुछ दुग्ध समाचार ही होगा। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे, तब उन्हें पता चला कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा लेखिका के अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी, अर्थात उसका मन नहीं लगता था तो वह कुछ खोजने की तलाश में कंपाउंड से बाहर निकल जाती। और इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था, यानी बाहुल्य का अर्थ है अधिकता थी। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना शुरू कर दिया, कि सोना इतनी बड़ी हिरनी थी और उसे पालने वाला तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन उसे उसका शिकार करने वाले कई व्यक्ति थे। इसलिए इस डर से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। और एक दिन ना जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। कि एक दिन वह भूल गई कि उसके गले में रस्सी बंधी हुई है, और उसने बहुत ही ऊंची छलांग लगाई
और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी और वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी, अर्थात उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। सब उस सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कर आए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। यह सुनकर लेखिका ने निश्चय किया था कि हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से हिरन ही पालना पड़ रहा है। तो ये थी सोना हिरनी की कहानी, जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है। आपने देखा कि महादेवी वर्मा पशु पक्षियों से कितना प्रेम करती थी, कितना लगाव था उन्हें पशु पक्षियों से, और वह बहुत ही करुणाजन्य उनका स्वभाव था। तो हमें भी अपने व्यक्तित्व में करुणाजन्य स्वभाव को सम्मिलित करना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार है पशु पक्षियों के प्रति वह संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि हमारी तरह, मानव की तरह पशु पक्षियों को भी सुख और दुख का अनुभव होता है, उन्हें भी पीड़ा होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।